हेलो फ्रेंड्स। फोटोकेमिस्ट्री में हम जो फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे हैं और इसमें हम जो है वो कितना कर चुके हैं मैं आपको बताता हूं। तो हमारा जो बेसिकली हेडिंग चल रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। पीजी में हमारी ये पेरिसाइक्लिक वाली यूनिट है और उसमें फोटोकेमिस्ट्री का भी एक पोर्शन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में फोटो रिडक्शन कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? फोटो रिडक्शन वाली जो रिएक्शन है वो कर चुके हैं। अब हमारी दो रिएक्शन बाकी रह गई, एक तो आपकी फोटोसाइक्लोएडिशन और एक आपका रह गया फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में भी फिर हमारे पास दो हैं, नोरिस 1 नोरिस 2। ओके, तो आज हम लोग ये सेकंड वाली करने जा रहे हैं, है ना, जो आपकी क्या है, फोटोसाइक्लोएडिशन है। यानी कि इसमें बेसिकली साइक्लोएडिशन होगा, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। फोटोसाइक्लोएडिशन किसका? कीटोन का, है ना। किसके साथ होगा एडिशन? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ में होगा, जो कि एक नेम रिएक्शन है जिसको क्या बोलते हैं? पैटर्नो-बुची रिएक्शन। तो आज हम यही करने वाले हैं बेसिकली, फोटोसाइक्लोएडिशन ऑफ कीटोन्स टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसका नाम क्या है? पैटर्नो-बुची रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो। अब हेडिंग क्या लगाओगे? हेडिंग आपका हो गया, देखो हम चलते हैं। हाँ, हेडिंग आपका हो गया, ये रहा हेडिंग आपका, ये रहा फोटोसाइक्लोएडिशन ऑफ कीटोन्स विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये आपका हेडिंग हो गया। ये लो, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। और ये नेम रिएक्शन कौन सी है? नेम रिएक्शन हो गई आपकी ये पैटर्नो-बुची रिएक्शन। ये लो, पैटर्नो-बुची रिएक्शन, ये आपकी नेम रिएक्शन हो गई। ये हम करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले पैटर्नो-बुची रिएक्शन क्या होती है वो मैं आपको सीधा ही बता देता हूं। इसमें क्या होता है? साइक्लोएडिशन होता है। किसका? आपका जो कीटोन है आपका, ठीक है। ये मैंने बेंजोफिनोन लिया है। बेंजोफिनोन का जो साइक्लोएडिशन होता है वो बेसिकली किसी भी एल्कीन के साथ, हम यहां पर एक एग्जांपल रख रहे हैं, एल्कीन के साथ यहां पर हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब ये आपकी क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये लो भाई, फोटोकेमिकल का साइन हमने रेडिएशन का साइन हमने लगा दिया H-, ठीक है। अब क्या होगा? इसमें प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनता है, ठीक है, जिसमें साइक्लिक ईथर बनती है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, ठीक है। जिसको बनाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है? एक मेंबर आप ऑक्सीजन बनाओ और ये आप वो 4 मेंबर्ड रिंग बना दो। बना दिया आपने, ठीक है। और इसमें जो जहां जहां लगा है वैसे की वैसे वहीं लगा दो। जैसे आप कहोगे क्या कहां लगा है, समझ में नहीं आया कुछ, तो वो ऐसे समझ में आएगा। देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसकी बॉन्डिंग आप इस कार्बन से करा दो, कार्बन की बॉन्डिंग आप इस कार्बन से करा दो, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो कार्बन है, इससे आपके 2 R जुड़े हुए हैं, R और R जुड़े हैं। इसी तरह से इस कार्बन से भी एक R और एक R जुड़ा है, ठीक है। और यहां इस कार्बन से आपके 2 पीएच ग्रुप जुड़े हैं, जुड़े तो हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर बन गई, कौन सी वाली, जिसको मैं गोला कर रहा हूं, है ना, या जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर बन गई आपकी, ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर है और इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीटेंस। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटेन। तो आप समझ गए, पैटर्नो-बुची रिएक्शन में बेसिकली कीटोन्स है ना का साइक्लोएडिशन होता है, फोटोसाइक्लोएडिशन होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। और आपका जो क्या बनता है? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर बनते हैं, जिसको ऑक्सीटेन बोलते हैं। तो ऑक्सीटेन बनते हैं इस रिएक्शन में। आपको समझ में आ गई ये बात? ओके। अब इसमें क्या पॉइंट अभी तक हमने छोड़ा है, वो बस यही छोड़ा है कि कीटोन की इसमें ट्रिपलेट जो होती है, N2 pi स्टार ट्रांजिशन की जो ट्रिपलेट स्टेट होती है, वो फोटोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन दिखाती है, यानी कि पैटर्नो-बुची रिएक्शन दिखाती है। तो आपको बात समझ में आ गई? ओके। तो आपने समझ लिया कि पैटर्नो-बुची रिएक्शन में फोटोसाइक्लोएडिशन होगा, कीटोन का होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में होगा। और उसमें भी बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो आपका ऑक्सीटेन है, जो कि एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर होता है, ठीक है। इतनी बात हो गई? ओके। अब देखो, मैं एक चीज आपको आराम से बता देता हूं। आपने समझा होगा कि ये रिएक्शन, जैसे आपने सर ने बताया, डबल बॉन्ड को वैसे के वैसे जोड़ दो और प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल आपको लग रही है। पैटर्नो-बुची रिएक्शन में डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन के साथ में जब एडिशन होता है, उसमें भी कई वेरिएशन है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच एल्किन के साथ अलग प्रोडक्ट बनता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्किन यदि आप लेते हो तो अलग प्रोडक्ट बनता है। अभी तो मैंने Cr2 दिखाया, तो R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच और वो हमने R को अभी तक एल्काइल ग्रुप में हमने माना हुआ नहीं है, कुछ भी X भी ले सकते हैं, R को कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई ना। इस मेरा कहने का मतलब है कि एल्किन के साथ भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। ये डिपेंड करता है कि एल्किन आपकी इलेक्ट्रॉन रिच एल्किन है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्किन है। एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ करोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। कुछ एल्कीन के साथ कुछ कीटोन पैटर्नोबुची रिएक्शन दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते। इंट्रामोलिकुलर आपका पैटर्नोबुची रिएक्शन भी है। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन है इसमें केस ही केस है, मतलब अलग अलग तरह की वैरायटी के एग्जांपल्स हैं इसके, जिनमें अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमें उन सबको समझना होगा। बात को समझ में आ गई आपको? जैसे आपने समझा ट्रिपल बॉन्ड के केस में अलग प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि कीटोन प्लस एल्काइन लोगे ना आप तो प्रोडक्ट अलग होगा। कीटोन प्लस एल्कीन लोगे तो उसमें डिपेंड करेगा कि एल्कीन के साथ इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। मतलब नॉर्मल एल्कीन है, जैसे आपने CH2 ले लिया, आपका एथीन ले लिया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसमें भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं, हम एक एक केस को लेते हुए चले जाएंगे। आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए, नंबर 1 पॉइंट लिखिए आप इसका, ठीक है। वो है आपका एडिशन विद इलेक्ट्रॉन रिच आपकी एल्कीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन का हम उसमें करने वाले हैं, पैटर्नोबुची रिएक्शन देखने वाले हैं किस तरह से होगी। ओके, तो अब एक एक केस हम लोग लेने वाले हैं, और सबसे पहले जो हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं एडिशन टू इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। ये लो, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन कौन सा है? जब आपके डबल बॉन्ड के साथ में एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, या आपका क्या बोलते हैं OR एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हो, वो आपके इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन हो गए। मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ना चाहिए, उसको हम इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन बोलते हैं। इतनी बात हो गई। ओके, अब आप ये देख लो, मैं सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फिर उसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो मैं आपको पॉइंट्स समझा दूंगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन का एक एग्जाम्पल, और उसके बाद में मैं इसकी आपको मैकेनिज्म देने वाला हूं, ठीक है। ओके, तो एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल वाला एग्जाम्पल लेंगे ही नहीं। मैंने ये लिखा आपका बेंजोफिनॉन, प्लस में मैंने रिएक्शन कराई इस वाली एल्कीन से, ठीक है। यहां पर Me और यहां पर Me और यहां पर CH2, ठीक है। H न्यू लगाया और आपका प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, ये लो, ये सिंपल सा प्रोडक्ट मैंने बना दिया, ये लो, ठीक है। अब आप देख लो कहां पे क्या होगा, यहां तो CH2 है, लेकिन यहां 2 Me है, और यहां PH है। कैसे? ये आपने कैसे बनाया? ये भाई सिंपल सा हमने आइडिया लगाया, ये इसको इससे कनेक्ट कर दो और इसको इससे कनेक्ट कर दो और 4 मेंबर रिंग बना दो, और जो जहां है ग्रुप उसको वैसे की वैसे लिख दो। तो PH दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं जिस कार्बन से, और Me जिससे जुड़े हुए हैं हमने उसको वहीं जोड़ दिया। इतनी बात खत्म हो गई। ओके, अब आप देख लो जरा कि किसी स्टूडेंट ने क्या हुआ, क्रॉस क्वेश्चन कर लिया। किसी ने कहा कि सर ये जो आप एल्कीन आपने ऐसे लिखी है ना, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ऐसे Me ग्रुप ऊपर लगा दो। कहां दिक्कत है? ये लो, Me ग्रुप ऊपर लगा दो, मतलब ये लो, Me ग्रुप ऊपर लगाओगे तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो दोनों Me है वो आपके ऊपर वाले कार्बन से अटैच होंगे। कहां अटैच होंगे देख लो जरा। मेरा कहने का मतलब है ये जो ऑक्सीजन है अब आपके इस कार्बन से आके अटैच होगा ना, तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा ये ऑक्सीजन, ये हमारी 4 मेंबर्ड की रिंग, और आपके Me अब यहां चले गए, मिथाइल जो दोनों ग्रुप थे ना वो यहां चले गए, ये लो, और प्रोडक्ट ये बन गया। आप सहमत होना इस बात से? कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखने का ही तो फेर था, तो लिखने का ही फेर है तो वो प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। कहां दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने इसको मिटा दिया, ये सारा। इसका मतलब ये हो गया कि इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं जो आपके सामने है, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट आपका मेजर है और ये प्रोडक्ट आपका माइनर है। और आप सुन लो, ये भी हो सकता है कि किसी बुक में सिर्फ मेजर वाला प्रोडक्ट ही मिले, माइनर वाला आपको मिले ही ना, ठीक है। वो भी गलत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन हमने ली है उसमें ऐसा क्यों हुआ,
वो हम समझने वाले हैं कि इसकी मैकेनिज्म आखिर ऐसी कैसी है जिसमें दो प्रोडक्ट बनने वाले थे, एक मेजर बना एक माइनर बना, क्या इसका रीजन है। बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो मैं इसकी मैकेनिज्म आपके सामने लिख रहा हूं, आप जरा मैकेनिज्म को समझने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, मैकेनिज्म इस जगह में आ जाएगी क्या? कोशिश करेंगे। आ जानी चाहिए। ऊपर जगह है क्या? इनको ऊपर खिसका सकते हैं क्या? ऊपर तो भाई जगह नहीं है, लोडेड है एकदम मैटर। एक काम तो कर सकते हैं भाई, इसको डिलीट करके इसको पूरे को ऊपर खिसका सकते हैं। ये आइडिया अच्छा है, ये आइडिया अच्छा है। इसको डिलीट कर दें क्या? क्योंकि ये तो ऑलरेडी पीडीएफ तो आपको भेजी हुई है ही ना। चलो एक काम करते हैं, यहाँ एक पेज बनाते हैं। पेज हमने क्रिएट कर लिया। हमारा जो ये जो बहुत ही खतरनाक टाइप का, आप जानते हैं क्या बोलते हैं, ये हमारा बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड। दुनिया कहती है डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड। ये हमारा डिजिटल बोर्ड ऐसा है जो किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास ही है। बहुत खतरनाक है, धोखा भी देता है। तो कभी ऐसा देता है कि फाइल जब गायब होती है ना, तो ऐसी होती है कि मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये लो, ये हमने जो किया था, ये हमने उसको उठा के रख दिया अब सबसे ऊपर। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बड़ा कर लेते हैं, सेव भी कर लेते हैं। ये लो, अब हमें जगह मिल गई इसकी मैकेनिज्म लिखने की। ओके, अब आप जरा देखते जाओ मैकेनिज्म इसकी कैसी आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपका जो बेंजोफिनोन है वो मैं बनाता हूं। ये लो, ये आपका बेंजोफिनोन है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेंजोफिनोन जो आपका बना, उसका सबसे पहले आपने क्या कराया, रेडिएशन उसके ऊपर डाले, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होते ही ये जो आपका बेंजोफिनोन है, ये आपका सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगलेट स्टेट में, जिसको हम देखो ऐसे भी दिखा सकते हैं। सिंगलेट स्टेट में आप जानते हो ना, पैरेलल स्पिन होता है। तो ऐसे ऑपोजिट स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये लो, ये आपकी सिंगलेट स्टेट हो गई। इसमें क्या डाउट है भाई, बताओ जरा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, अब क्या हुआ, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा। आप जानते ही हो सिंगलेट स्टेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 पाई स्टार। ठीक है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुआ जिससे हमारा बन गया ट्रिपलेट स्टेट। ये लो, और ट्रिपलेट स्टेट में क्या होगा, ट्रिपलेट स्टेट में दोनों स्पिन होंगे वो पैरेलल होंगे। इतनी बात भी क्लियर है? ठीक है, पैरेलल स्पिन होंगे। ये आपकी ट्रिपलेट स्टेट हो गई, N2 पाई स्टार। और हाँ, ये N2 पाई स्टार की आपकी ट्रिपलेट स्टेट हो गई। खत्म कहानी। ओके, अब ये जो ट्रिपलेट स्टेट बनी है, इससे अब आपका एल्कीन का जो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन होगा और दो तरह के बाई रेडिकल बनेंगे। सुन लीजिए, क्या बनेंगे? बाई रेडिकल बनेंगे दो तरह के। कैसे बनेंगे जरा आप समझ लीजिए अच्छी तरह से इसको। ठीक है, एक तो अब हाँ, ये लो, ये मैंने अब यहां पर एल्कीन लगाई। कैसे लगाई? CH2 डबल बॉन्ड C, और इससे दो आपके Me, ये लो, और आपका ये लो, ये एल्कीन मैंने लगा दी। ठीक है, एल्कीन अपनी ग्राउंड स्टेट में है। एल्कीन किस में है? अपनी ग्राउंड स्टेट में है, और ये अपनी ट्रिपलेट स्टेट में है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो बनेगा वो बनेगा 1,4 आपका बाई रेडिकल। ठीक है, 1,4 बाई रेडिकल बनेगा। वो कैसे बनेगा आप जरा देख लो। और दो तरह के बनेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, दो तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। कैसे कि आप ये जो एल्कीन है, इसका ये वाला जो कार्बन है, मिथाइल वाला कार्बन, आप अभी तो आप इसको इससे कंबाइन करा रहे हो। ठीक है, यदि मिथाइल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जो मैंने बनाया है, ये आप ऊपर लिख दोगे, है ना, तो इसको इससे कंबाइन हो जाएगा। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है यहाँ पर। दोनों तरह के जो रेडिकल बनेंगे, बाई रेडिकल बनेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। दोनों तरह के कैसे बनेंगे वो भी आप जरा देख लो। एक मैंने आपके सामने बनाया है, ये लो, ये जो ऑक्सीजन है उसका मैं कॉम्बिनेशन कराऊंगा इस CH2 वाले कार्बन से। ठीक है, CH2 वाले से। ओके, वो बना रहा हूं मैं पहले। तो मैंने क्या किया, आपका बनाया ऑक्सीजन करा करके मैंने ये बनाया आपका CH2। उसके बाद में मैंने बनाया ये C। ठीक है, और उसके बाद में मैंने बना दिया ये आपका CH2, और उसके बाद में ये C, और इससे जुड़े हुए दोनों Me ग्रुप। और इधर आपका ये क्या बन गया, ये आपका कार्बन और इससे ये दोनों PH। ये लो, ठीक है, और इनके इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे और इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे। बात आपको समझ में आ गई? ये आपका एक बाई रेडिकल है। क्या बना? बाई रेडिकल बना। अब एक और बाई रेडिकल यहां पॉसिबल है।
यहाँ पर एक बाई रेडिकल और पॉसिबल है। वो कौन सा बाई रेडिकल है जरा देख लो, ये लो। उसमें अब आपका ये जो कार्बन है Me वाला, जिससे दो Me जुड़े हुए हैं, ये आपका ऊपर हो जाएगा और वो CH2 वाला नीचे हो जाएगा। वो कैसे बनता है वो जरा देख लो, वो भी बना देता हूँ। ये लो, ये ऑक्सीजन आपको दिख तो रहा है ना, ये साइड में आ गया बहुत, ये ऑक्सीजन, और अब इससे ये कार्बन जिससे दोनों Me जुड़े हैं। हो गई बात, ओके। और उसके बाद में यहाँ पर ये आपका CH2 आ गया और यहाँ पर ये कार्बन और इससे जुड़े हुए दोनों PH, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के, ये आपका बन गया बाई रेडिकल। इसको बोलते हैं 1,4 बाई रेडिकल। बात को समझो, क्या बोलते हैं? 1,4 बाई रेडिकल। अब आप मेरे को एक कॉमन सेंस बताओ कि 1,4 बाई रेडिकल में कौन सा बाई रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? कौन सा बाई, ग्रीन वाला या ब्लू वाला? ग्रीन इंक से जो बना है वो या ब्लू इंक से बना है वो, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये वाला जो है वो टर्सरी है, टर्सरी रेडिकल है, जिससे दो, मतलब यहां पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये है ना, किसमें? ग्रीन वाले में बता रहा हूं, ग्रीन वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पे है जिससे दो Me जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये टर्सरी फ्री रेडिकल है। इधर ये CH2 वाले से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। तो मोर स्टेबल कौन सा हुआ? ये हुआ। तो हम यहां लिखेंगे मोर स्टेबल। मोर स्टेबल आपका क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल 1,4 बाई रेडिकल। ये लो, ये मोर स्टेबल 1,4 बाई रेडिकल हो गया और ये लेस स्टेबल 1,4 बाई रेडिकल हो गया। ये लो, बात खत्म हो गई। इसमें क्या डाउट है भाई? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ओके ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहां पर है ना, ये स्पिन इन्वर्जन होगा और दोनों प्रोडक्ट बनेंगे अलग अलग। मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाऊंगा, ग्रीन वाले को ग्रीन इंक से बना देता हूं। ये लो, मैं लिखूंगा स्पिन इन्वर्जन। आप कहोगे स्पिन इन्वर्जन की क्या जरूरत है? अरे भाई जरूरत क्यों नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो दोनों ओड इलेक्ट्रॉन है वो पैरेलल स्पिन के हैं, तो इनमें तो बॉन्ड नहीं बन सकता ना। बॉन्ड बनने के लिए ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए ना, ठीक है। मतलब एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के आएंगे, तो यहाँ पर स्पिन इन्वर्जन होना जरूरी है, तभी इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो जैसे स्पिन इन्वर्जन होगा और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना, ये रोटेट भी हो सकता है। ये जो बॉन्ड है ना, ये फ्री बॉन्ड है। अब आप देखो सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए ये रोटेट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लो, ये बॉन्ड रोटेट भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम केवल स्पिन इन्वर्जन सीख रहे हैं, मतलब स्पिन इन्वर्जन का स्टेप ले रहे हैं। बॉन्ड रोटेशन की वजह से क्या होगा वो आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अब मैं ये जो ग्रीन वाला मैंने मोर स्टेबल 1,4 बाई रेडिकल बनाया है, उसका मैं जो प्रोडक्ट है वो बना रहा हूं। ये लो, आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर बनाना है। ये लो, ये मैंने 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर ये बना दिया। अब आप देख लो, यहां से Me जुड़ा हुआ था, Me जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से PH जुड़ा हुआ था, PH जोड़ दो। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। इसमें क्या डाउट है बताओ? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, ठीक है। इसी तरह से अब मैं एक काम करता हूं, मैं आ जाता हूं थोड़ा सा इधर, और वो जो प्रोडक्ट है कौन सा, लेस स्टेबल वाला, उससे भी मैं बना देता हूं आपको, ठीक है। उससे भी मैं आपका प्रोडक्ट बना देता हूं। ये लो, लेस स्टेबल को ब्लू से बनाते हैं। ये लो, इसमें भी आपका स्पिन इन्वर्जन होगा, स्पिन इन्वर्जन होगा, और स्पिन इन्वर्जन होकर के वही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और इसमें आपके Me कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे, और इसमें आपके PH कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। ये कैसा प्रोडक्ट हो गया? आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा? आपने ये देखा, सबसे पहले जो आपका कीटोन है वो आपका जो सिंगलेट स्टेट में गया, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की सिंगलेट स्टेट में, फिर गया वो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की ट्रिपलेट स्टेट में। देखो मैं आपको इसको वो करता जाता हूं आगे, इसको हाईलाइट करता जाता हूं, ठीक है। बात को समझना जरा। ये आपका ग्राउंड स्टेट में कीटोन है, ये आपका सिंगलेट स्टेट में कीटोन है, ये आपका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बाद में ट्रिपलेट स्टेट का कीटोन है। आपने एक एल्कीन लिया,
एल्कीन इससे दो तरीके से ऐड होकर के दो तरह के जो 1,4 बाई रेडिकल है वो बन सकते हैं। दोनों में स्पिन इन्वर्जन भी स्पिन इन्वर्जन होगा और बॉन्ड रोटेशन तो हो सकता है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो स्पिन इन्वर्जन होगा और स्पिन इन्वर्जन होने के बाद में दो तरह के जो बाई रेडिकल हैं वो दो तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे। बाई रेडिकल मोर स्टेबल वो था जिसमें ज्यादा स्टेबल बाई रेडिकल है ना, मतलब जिसमें आपका जो फ्री रेडिकल है वो एक टर्सरी है, वो आपका ज्यादा स्टेबल वाला बाई रेडिकल है, उससे आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेस स्टेबल 1,4 बाई रेडिकल से आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब मैंने जो किया है मैं उसको हटा देता हूं, ये जो हाईलाइट का है, क्योंकि वो फिर क्या बोलते हैं बाद में दिक्कत करते हैं। एक बार इसको सेव कर देते हैं, ये लो। अब हम फटाफट से मैं वापस अपनी जगह आ जाता हूं। अरे भाई ये क्या हुआ? मुझे आना है इधर, ठीक है। ये लो, मैंने स्क्रीन को उठा के रख दिया, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब इसके मैं पॉइंट समझा देता हूं। जब आपने इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ कराया ना, तो इसके पॉइंट्स आपके ये हैं, ये रहे इसके पॉइंट, और इसके मैकेनिज्म के जरा पॉइंट मैं उठा के वहीं रख देता हूं। ये लो, ये मैंने यहीं रख दिए। अब आप फटाफट इसके पॉइंट्स देख लो। पॉइंट इसके क्या हैं? इलेक्ट्रॉन रिच के साथ कराते हैं तो द रिएक्शन प्रोसीड्स विद नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म। नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ नहीं हो रहा, अलग अलग स्टेप में हो रहा है। तो पहले बाई रेडिकल बनता है, फिर बाद में आपका जो है वो स्पिन इन्वर्जन होकर के बॉन्ड बनता है। तो नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब यही हुआ कि रिएक्शन में कौन इंटरमीडिएट है? 1,4 बाई रेडिकल आपका इंटरमीडिएट है। बात आपको समझ में आ गई? ओके, 1,4 बाई रेडिकल बॉन्ड रोटेशन में भी जा सकता है, क्योंकि वो जो डबल बॉन्ड था एल्कीन वाला वो तो टूट गया 1,4 बाई रेडिकल बनते ही। अब वहां पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। इसलिए रिएक्शन में यदि कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है तो वो वहां पर लॉस्ट हो जाती है, रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं हो सकती। जब बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल हो गया ना, तो सारे जितने प्रोडक्ट हो सारे बनेंगे। इसका अगला एग्जांपल देखेंगे हम इसका, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्ट है वो मोर जो स्टेबल बाई रेडिकल होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है, वो हमने सारे ऊपर देख लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जितने भी आपके पॉइंट थे, है ना, वो मैंने सारे ऊपर आपको बता दिए। नॉन कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म का मतलब होता है कि पहले बाई रेडिकल बनता है, फिर स्पिन इन्वर्जन होने के बाद में प्रोडक्ट बनता है। ये नॉन कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म है, ठीक है, मतलब एक साथ नहीं हो रहा। तो ये आपका क्या बोलते हैं, हाँ, आपने ये पॉइंट और ये तीनों जो पॉइंट हैं वो आपने समझ लिए हैं। अब चलते हैं हम आगे और इसी का एक एग्जांपल लेते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन रिच वाला है ना, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो वो भी बड़ा खतरनाक टाइप का है और उससे बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपके सामने निकल करके सामने आएगा। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच का ही मान लेते हैं। आपके पास में ये कीटोन है, ठीक है, ये कीटोन है, मतलब बेंजोफिनोन है। अब इसकी जो रिएक्शन है आपने एक बार में तो इससे कराई, इससे कराई, और एक कॉम्बिनेशन आपने और लिया, इसमें आपने ट्रांसएल्किन से कराई। तो यहां पर आपने ऊपर सिसएल्किन लिया और इधर आपने लिया है, ये है आपकी सिसएल्किन और ये है आपकी ट्रांसएल्किन, ये दोनों आपने लिए। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें जो प्रोडक्ट है वो आपके अलग अलग बनेंगे क्या? इनमें आपके प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इन दोनों केसेस में ही प्रोडक्ट सेम बनेंगे। प्रोडक्ट सेम बनेंगे। आप कहोगे वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया ना, बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल है बाई रेडिकल में। बाई रेडिकल में बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल है। वापस समझा देता हूं, ठीक है। मैं पहले इनके प्रोडक्ट लिख देता हूं। इन दोनों के प्रोडक्ट ही आपको दोनों में ही सेम प्रोडक्ट बनेंगे। वही 4 मेंबर्ड आपकी क्या है, रिंग। इधर आपके पीएच और पीएच, और आपके दोनों जो मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं वो आपके ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर या दोनों ऊपर या दोनों नीचे, एक ही बात है, ठीक है ना। वो सिस प्रोडक्ट होगा और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो आपका ट्रांस प्रोडक्ट होगा। वो आपका इस तरह से होगा जिसमें आपका एक मिथाइल ग्रुप तो ऊपर है लेकिन दूसरा जो मिथाइल ग्रुप है वो आपका नीचे वाला है, ठीक है। ये पीएच
और ये पीएच, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इधर तो दोनों मिथाइल ग्रुप रिंग के सेम साइड में है ना, सिस वाले में, और रिंग के ऑपोजिट साइड में है एमी में। ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो इक्वल अमाउंट में बनते हैं, इन दोनों रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट बनता है, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनते इन दोनों में ही। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जो बायरेडिकल बनता है वो सफिशिएंटली स्टेबल है ना, मतलब उसकी जो लाइफ है ना थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल मैं एक ही एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं आपने सिस वाला लिया, कौन सा लिया? सिस वाला, ठीक है। मैं ये जो ऊपर वाला केस है ना सिस वाला, उसका बायरेडिकल आपको बता रहा हूं। तो उसका बायरेडिकल आप कैसे लिखोगे? उसका बायरेडिकल लिखोगे आप ऑक्सीजन, और यहां पे ऐसे, और यहां इससे तो आपका पीएच और आपका पीएच, और आपने सिस लिया है ना, ठीक है। तो यहां पर आपका एमी, और यहां पर आपका एमी, और यहां पर ये रेडिकल, और यहां पर ये रेडिकल। ऐसे ही तो लिखोगे भाई, ऐसे ही तो लिखोगे। सिस वाला बायरेडिकल देख लो चाहे तो, सिस वाला ऐसे ही तो लिखोगे, दोनों एमी इधर, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है ना। या ट्रांस वाला देख लो, आपको स्क्रीन पे ट्रांस वाला है तो मैं स्क्रीन पे ट्रांस वाला बना देता हूं। ये लो स्क्रीन पे आप, यदि आपने ट्रांस एल्किन ली है तो ये जो आपका जो एमी है वो आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये बायरेडिकल ये ऐसे बन गया, इसमें कहां दिक्कत है? अब यहां दिक्कत ये है जो मैंने आपको यहां समझाया था, क्या? ये रहा 1,4 बायरेडिकल अंडरगोज बॉन्ड रोटेशन, हेंस स्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन इज लॉस्ट। यानी कि ये जो 1,4 बायरेडिकल है ये बॉन्ड रोटेशन शो करता है, जिसकी वजह से यहां कोई स्टीरियो सेलेक्टिविटी नहीं होती है और कॉमन प्रोडक्ट बनता है, चाहे सिस लो चाहे ट्रांस लो। ओके, कैसे? मैं बताता हूं आपको। ये जो आपका बायरेडिकल है ये इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर सकता है, इसलिए चाहे आपका बायरेडिकल, सुन लेना अच्छी तरह से, चाहे आपका बायरेडिकल ये आपने ट्रांस लिया था वो हो, या फिर आपने ये जो है ये सिस लिया था वो हो, ये आपका सिस वाला बायरेडिकल है, ये लो, ये लो, यहां भी आपका बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। इसलिए चाहे आप ट्रांस एल्कीन लो चाहे आप सिस एल्कीन लो, दोनों ही एल्कीन में सेम प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला जो केस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो बायरेडिकल बनते हैं, मोर स्टेबल बायरेडिकल आपका क्या बनता है, मोर स्टेबल बायरेडिकल मेजर प्रोडक्ट बनाता है, और दूसरा बायरेडिकल में बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई भी नहीं होती, चाहे आप सिस का ले लो चाहे ट्रांस का ले लो, एल्कीन कोई भी ले लो, प्रोडक्ट आपके सेम बनेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये हुआ। ये एकदम स्पेशल केस था ये वाला, ठीक है ना। कौन सा? ये वाला नहीं, ये तो मैंने मैकेनिज्म बताई है। ये वाला जो मैंने बताया है वो एकदम स्पेशल केस है कि किस तरह से, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूं, ठीक है। अरे भाई बड़ा गजब है, सेलेक्ट और नहीं होता है। ये लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है आपका, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, मेरे ख्याल से समझ लिया होगा। और अब मैं इसको बड़ी साइज का कर देता हूं, ये लो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिच वाले जो केस थे ना वो हमारे खत्म हो गए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने समझ लिया कि भाई जो बायरेडिकल स्टेबल बायरेडिकल है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और वो हमारी जो कोई भी है वो, हाँ, बॉन्ड रोटेशन की वजह से स्टीरियोकेमिस्ट्री लॉस्ट हो गई, रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं रही। ओके, अब नंबर 2 एग्जांपल ले लेते हैं, और वो है आपका एडिशन विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन। ये लो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन कौन सी? जिसमें इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप स्पेशली CN लगा हो, स्पेशली क्या लगा हो? CN लगा हो, वो हमारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो ही हमारी क्या है आपकी क्या बोलते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन में जो होते हैं पॉइंट, इसके मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसके पॉइंट जो हैं मैं उठा करके वहां रखता हूं, या फिर पहले मैं इसके पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि अब आपने वो समझ लिए ना, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन रिच वाले समझ लिए ना, इसलिए ये अब आपको समझ में आ जाएंगे। ये लो भाई, इलेक्ट्रॉन रिच वाला आप देख लो क्या केस है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला देख लो क्या केस है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में मैकेनिज्म कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म है। अब आप कहोगे कॉन्सर्टेड का मतलब, वहां नॉन कॉन्सर्टेड ही, यहाँ कॉन्सर्टेड है। कॉन्सर्टेड का मतलब यहाँ कोई बायरेडिकल नहीं बनता,
ठीक है, इतना टाइम यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ बिना बाई रेडिकल के, बिना बॉन्ड रोटेशन के सीधी रिएक्शन होती है। अब आप समझो जरा, बाई रेडिकल नहीं बनता तो वो जो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी वाला वो सारा गेम खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हालांकि प्रोडक्ट तो उसी हिसाब से बनता है, लेकिन उसका लॉजिक अलग है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर बॉन्ड रोटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए रिएक्शन हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव और हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव बोल दो या स्टीरियो स्पेसिफिक बोल दो, क्योंकि 100% स्टीरियो सेलेक्टिव को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में इसको यदि हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अब आपने देखा इसमें 1,4 बाइरेडिकल तो बनता नहीं है, तो इसमें बनता क्या है, इसमें बनता है एक्सीप्लेक्स। एक्सीप्लेक्स एक बेसिकली एक्साइटेड स्टेट कॉम्प्लेक्स है। जो आपका ये जो एक्सीप्लेक्स है ना, ये कैसे बनता है, ये बनता है आपका जो कीटोन की तो सिंगलेट स्टेट से और एल्कीन की ग्राउंड स्टेट को मिलाकर के एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम लोग एक्सीप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको न बाइरेडिकल बनाना है न कुछ और बनाना है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव हो गई। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब आप समझ गए कि यदि आप सिस एल्कीन लेंगे तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस एल्कीन लेंगे तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ये स्पेशल केस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, है ना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लिया आपका बेंजोफिनॉन, ये लो, ये मैंने लिया आपका बेंजोफिनॉन पीएच और पीएच, ठीक है। प्लस में अब यहां पर मैंने आपकी सिस वाली जो CN है वो लगा दी, ठीक है ना। और इससे मैंने H न्यू कराया और एक मैंने आपका ये लिया बेंजोफिनॉन और प्लस में आपकी जो ट्रांस वाली है वो ले ली एल्किन। ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्किन है क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CN उसमें अटैच किया है, ठीक है। ये लो भाई, ट्रांस और सिस एल्किन ले ली। तो अब आप बताओ इनके साथ क्या सेम प्रोडक्ट बनेगा क्या ऊपर के जैसे? नहीं, इनके साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं पैटर्न ऑफ बुची में बहुत सारे केसेज हैं, अलग अलग केसेज हैं, सारे के सारे परेशान करते हैं। ये लो, इसमें कैसे बनेगा, काफी सिंपल है। इसमें आपका सिस है ना, तो सिस है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, दोनों CN है वो सेम साइड रहेंगे। ये लो, दोनों CN आपके सेम साइड रहेंगे। पीएच का तो दोनों पीएच है, दोनों साइड रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। इधर आपने क्या लिया है, इधर आपने लिया है ट्रांस एल्किन, ठीक है। ट्रांस एल्किन लिया है तो एक CN आपका प्लेन के ऊपर रहेगा और दूसरा CN आपका प्लेन के नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर बनी हुई है। इसलिए यहाँ पर ये सिस एल्किन के केस में सिस प्रोडक्ट बनेगा और ट्रांस एल्किन के केस में ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। बात आपको समझ में आ गई? मेरे ख्याल से आ गई होगी। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक मैंने आपको ऊपर दे दिया है कि यहाँ पर बाइरेडिकल नहीं बनता है, रिएक्शन कॉन्सर्टेड है। कॉन्सर्टेड का मतलब आपका ये जो दोनों जो पाई बॉन्ड टूटना और नए बॉन्ड बनना वो एक साथ हो रहा है, इसलिए इसमें बॉन्ड रोटेशन का कोई चांस नहीं होता। इसलिए यदि CN दोनों सिस पोजीशन में है तो प्रोडक्ट में भी सिस पोजीशन में रहेंगे, और यदि ट्रांस वाली जो CN की एल्किन ले रहे हो आप तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। अब बात आ जाती है एक्सीप्लेक्स कैसे बनता है। तो एक्सीप्लेक्स के बारे में मैंने एक चीज तो आपको बता दी कि जो आपका बेंजोफिनॉन है उसकी आपकी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और आपका जो एल्किन है उसकी ग्राउंड स्टेट के कॉम्बिनेशन से जो साइक्लिक एक्साइटेड स्टेट का जो साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को हम एक्सीप्लेक्स बोलते हैं। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो एक्सीप्लेक्स बेसिकली है क्या? एक्सीप्लेक्स है आपका एक्साइटेड स्टेट साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। मैं आपको लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं एक्सीप्लेक्स। एक्सीप्लेक्स है क्या? एक्साइटेड स्टेट साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। वो बताऊंगा अब मैं, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट यहां पर कौन सा? जो आपकी सिंगलेट स्टेट है ऑफ बेंजोफिनॉन प्लस में ग्राउंड स्टेट ऑफ आपका एल्कीन। ये लो, इन दोनों को मिलाने से यानी कि ये दोनों मिलकर के पहले एक्सीप्लेक्स बनाती है, ठीक है। इतनी बात आपकी खत्म हो गई। ओके, अब चलते हैं। ये एक्सीप्लेक्स बनने वाला एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं किस तरह से ये बनता है, नहीं बनता है। आपने लिया ये बेंजोफिनॉन लिया आपने, इसके साथ में मैंने आपको ये एल्कीन दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये एल्कीन दी तो इसका एक्सीप्लेक्स कैसे बनेगा जरा देख लो फटाफट से कैसे बनेगा। अब आप जानते ही हो यहां पर पार्शियल
चलो मैं इसको सीधा बता देता हूं आपको। ये जो ऑक्सीजन है ना, और ये आपका कार्बन है, जिससे ये दोनों आपके जो पीएच हैं वो बंधे हुए हैं, ये लो, ठीक है। और अब ये आपका एल्कीन है, डबल बॉन्ड, और ये आपका CN और ये आपका CH2। अब एक्सीप्लेक्स में क्या है, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स है ना ये, तो इसलिए यहां पार्शियल बॉन्डिंग है, ये लो, ये आपकी पार्शियल बॉन्डिंग है। बात खत्म। ये आपकी पार्शियल बॉन्डिंग है, ये आपका एक्सीप्लेक्स है, ठीक है। और एक्सीप्लेक्स फिर सीधा प्रोडक्ट में टूट जाता है, ये लो, ये आपका सीधा प्रोडक्ट में टूट गया, जिसमें यहां पर आपकी CN है और यहां पर आपका CH2 है और यहां पर आपका PH है और PH है, ये लो, सीधा प्रोडक्ट में टूट गया। यानी कि एक्सीप्लेक्स में ये जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है, कार्बोनिल में यही तो होता है। ये इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से, और ये यदि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया कंपैरेटिवली, इसलिए ये इससे कंबाइन होता है और ये आपका इससे कंबाइन होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से कंबाइन होकर के एक्सीप्लेक्स बनता है, इसको बोलते हैं एक्सीप्लेक्स। और एक्सीप्लेक्स सीधा फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बात आपको समझ में आ गई? तो इसलिए ये जो CN है ये उस कॉर्नर वाले ऊपर वाले कार्बन पे ही जाएगा, क्योंकि एक्सीप्लेक्स इसी मैनर में बनेगा। बात आपको समझ में आ गई? ओके, ठीक है, ये बात है ना। तो ये हुआ, ये आपका राम कहानी हो गई, ठीक है। एक्सीप्लेक्स भी बन गया और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला हो गया। कितने केस हो गए भाई? 2 केस हो गए क्या? ओके। अब हम लेते हैं तीसरा केस। चलो भाई, तीसरा केस लिखो, बड़ा ही खतरनाक है। तीसरा केस आपका बहुत ही सिंपल वाला मैं आपको बताने वाला हूं, ज्यादा मैं आपको इसमें परेशान करूंगा नहीं। वो मैं लिखने वाला हूं एडिशन विद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये लो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ एडिशन कराओगे तो बड़ी ही अजीब कहानी होती है। उसमें क्या होता है, इसमें यानी कि अब आपका कीटोन का एल्काइन के साथ कॉम्बिनेशन होगा, साइक्लो एडिशन होगा, तो इसमें आपका अनस्टेबल ऑक्सीटेन बनता है। क्या बनता है? अनस्टेबल ऑक्सीटेन फॉर्म्स। ये लो, अनस्टेबल ऑक्सीटेन बनता है विच अब अनस्टेबल होगा तो आपका क्या बोलते हैं, डिकम्पोज हो जाएगा ना, ठीक है। विच क्विकली आइसोमेराइज, इसका आइसोमेराइजेशन हो जाता है, विच क्विकली आइसोमेराइज टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। ये लो, यानी कि इसमें ऑक्सीटेन बनता ही नहीं है, कहानी खत्म। इसमें क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट? आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीटेन बनता है वो आपका अनस्टेबल होता है। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने लिखा बेंजोफिनॉन, ये लो, PH प्लस में आपने ये लगाया आपका HNU, और ये लो भाई, इसकी कहानी हम इसको कंबाइन कराते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो अब आप इसमें जो ऑक्सीटेन बनेगा वो जरा देख लो कैसे बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसका ऑक्सीटेन आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? चलो इसको मैं ऐसे नहीं, आपको मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं। ये लो, प्लस में C और ये आपका C, ये CR और ये CR, ठीक है। इतनी तो बात हो गई, ओके। अब HNU, अब ऑक्सीटेन बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आप इसको इससे कंबाइन कराओगे और इसको इससे कंबाइन कराओगे, ऐसे ही तो बनाओगे ऑक्सीटेन। तो ऑक्सीटेन कैसे बन जाएगा? ऑक्सीटेन आपका बन जाएगा ऑक्सीजन, ये लो, और यहां अब आपका सिंगल बॉन्ड था इसलिए यहां डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। एक R आपका ये लो, एक R आपका ये लो, और यहां आपका PH और यहां आपका PH, ये बन गया। अब ये जो ऑक्सीटेन है ये अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल ऑक्सीटेन है, ठीक है। अनस्टेबल ऑक्सीटेन है। अब ये जो, हाँ, कई बुक में इसका नाम ऑक्सीट भी लिखा हुआ है, ये लो, ऑक्सीट भी लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा, मतलब एक ही बुक में मिला मेरे को, ज्यादा में नहीं मिला, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अनस्टेबल ऑक्सीजन हो गया। अब ये जो अनस्टेबल ऑक्सीजन है ये किस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में कन्वर्ट होता है, बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप जरा बॉन्ड देख लो कैसे कौन कौन से टूटते हैं। एक तो आपका ये बॉन्ड टूटता है, एक आपका ये बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर गया
और इसका एक इलेक्ट्रॉन उधर गया और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आपका नीचे आया और एक इलेक्ट्रॉन इसका नीचे आया। तो उससे हुआ क्या, ये जो नए दो डबल बॉन्ड बन गए और एक डबल बॉन्ड और एक ही आपका सिंगल बॉन्ड टूट गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे दिखा सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब जरा देखना, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन से अब आपका डबल बॉन्ड बन गया, ये लो, ठीक है, यहां आपका कार्बन है और उससे आपका R जुड़ा हुआ है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन बना रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में यहां डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, उससे एक R ऐसे के ऐसे जुड़ा हुआ है। अब यहां पर नीचे आपका डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना, ये वाला। और ये जो डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से आपके दो पीएच जुड़े हुए हैं, ये लो, ये पीएच और ये पीएच, ठीक है। अब ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। आप कहोगे कैसे है, ये देखो भाई, ये कीटोन जो ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में ये आपका अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है, ये हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इसमें प्रोडक्ट आपका बन गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एल्काइन का जब एडिशन कराते हैं तो ऑक्सीटेन ना बन करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ओके। अब अगला कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, अगला केस देख लेते हैं। ये सब बातें तो हो गई। अब कुछ केस और हैं जिनमें ऑक्सीटेन नहीं बनता है, वो बड़ी इंटेलिजेंट केसेस हैं सारे के सारे। तो इसमें अगला केस ले लेते हैं भाई, कब ऑक्सीटेन नहीं बनता। कुछ खतरनाक कंडीशंस हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले ही कब नहीं बनता। अब सुन लो जरा, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एनर्जी ट्रांसफर का, आप देखोगे ना बेसिक क्लासेस इसकी फोटोकेमिस्ट्री की, है ना, फर्स्ट या सेकंड क्लास, है ना, उसमें एनर्जी ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट है। एनर्जी ट्रांसफर किसको कहते हैं, जब कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा हो जो अपनी ट्रिपलेट स्टेट को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल की ट्रिपलेट स्टेट से एनर्जी लेकर के डायरेक्ट बिना सिंगलेट में गए ही ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो कीटोन्स होते हैं ना, इसकी जो आपकी जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है उसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है, इसलिए कीटोन्स ट्रिपलेट स्टेट को आसानी से अचीव कर लेते हैं, जबकि एल्कीन नहीं कर पाते। तो एल्कीन की कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन यदि ट्रिपलेट स्टेट की हुई तो उसमें एल्कीन की ट्रिपलेट स्टेट बनाने के लिए हम एक ट्रिपलेट डोनर का यूज लेते हैं और वो सबसे बढ़िया डोनर होते हैं आपके कीटोन्स, ठीक है। और ये कब संभव होता है, कब पॉसिबल होता है, जब आपकी एल्कीन की ट्रिपलेट एनर्जी, ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी और कीटोन की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी कंपेरेबल हो, तब ये आपकी पैटर्नो-बुची रिएक्शन नहीं होगी, उस केस में एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कीटोन ट्रिपलेट डोनर का काम करता है और पैटर्नो-बुची रिएक्शन ना दे करके, ऑक्सीटेन ना बना करके अपनी ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर कर देता है एल्कीन में, और फिर एल्कीन अपनी जो भी रिएक्शन उसको देनी है, जैसे सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन उसमें होता है, डाइमेराइजेशन उसमें होता है, वो एल्कीन अपनी रिएक्शन परफॉर्म करता है। फिर मतलब वहां पर कीटोन वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और एल्कीन अपनी रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑक्सीटेन इसलिए नहीं बनता क्योंकि एल्कीन और कीटोन की दोनों की जो ट्रिपलेट एनर्जी है वो कंपेरेबल है, तो वहां पर पैटर्नो-बुची रिएक्शन होकर के एनर्जी ट्रांसफर हो गया, कुछ और ही हो गया वहां पर, ठीक है, ओके। तो अब फटाफट से देखते हैं ये क्या हुआ और ये जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कह रहा है, ओके। तो फोर्थ पॉइंट आपका कह रहा है नो ऑक्सीटेन फॉर्मेशन अकर्स, no oxygen formation occurs if, कब नहीं हो सकता, if the, ये तो लिखा हुआ है शायद अपना भाई, ये तो लिखा हुआ है, ये रहा, ये तो पूरी कहानी लिखी हुई है। मैंने सोचा लिखा हुआ है, याद आ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज है ना, मैं पहले से लिख के इसलिए रखता हूं ताकि टाइम कम लगे। मैंने आपको बात तो देखो समझा ही दी है, अब मैं यहां पर इसको समझा देता हूं जो मैंने लिख रखा है, सेव मार देते हैं इसको, ओके। नो ऑक्सीटेन फॉर्मेशन, कब ऑक्सीटेन नहीं बनता, इफ द ट्रिपलेट कीटोन एंड द ट्रिपलेट एल्कीन हैव कंपेरेबल एनर्जी, यानी कि कीटोन की ट्रिपलेट स्टेट और एल्कीन की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर हो, इक्वल हो, कंपेरेबल हो। उस केस में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस में कंपीट, ये लो, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस है वो कंपीट करेगा पैटर्नो-बुची रिएक्शन को, और पैटर्नो-बुची रिएक्शन नहीं होगी, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा और एल्कीन अपनी रिएक्शन देगी। देखो बात को समझो, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारा एल्कीन था, कौन सा हमारा एल्कीन है, सॉरी कीटोन है, ये हमारा कीटोन है,
ठीक है। कीटोन का आपने क्या किया, H न्यू दिया, तो इसकी पहले सिंगलेट स्टेट बनेगी, फिर ट्रिपलेट स्टेट बनेगी, तो हम सीधा ही इसकी ट्रिपलेट स्टेट बना देते हैं और यहां लिख देते हैं आपका ISC। ये लो, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गया। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होकर के सीधा ही इसकी हमने ट्रिपलेट स्टेट बना दी। ये लो, ट्रिपलेट स्टेट में दोनों पैरेलल स्पिन के वो हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, और ये हमने लिख दिया N2 पाई स्टार ट्रिपलेट। ठीक है, हो गया। तो ये ट्रिपलेट स्टेट आपकी बन गई। अब ये जो ट्रिपलेट स्टेट आपकी बनी है, ये यहां पर ट्रिपलेट डोनर का काम करेगी। इसका काम कर सकती है ट्रिपलेट डोनर, यानी कि ये अपनी एनर्जी दे देगी किसको, आपकी एल्कीन को। ये जो CH2 एल्कीन है ना, इसको दे देगी और अब यहां पर एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से कीटोन आपका वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और ये जो एल्कीन है ये अपनी ट्रिपलेट स्टेट में चली जाएगी। ये लो, ये अपनी ट्रिपलेट स्टेट में चली जाएगी। कौन, एल्कीन, CH2, ये लो, एल्कीन ने अपनी ट्रिपलेट स्टेट को प्राप्त कर लिया और वो कौन सी है, π2 पाई स्टार। ये लो, अब क्या होगा, अब आगे क्या पैटर्न-नोबुची रिएक्शन होगी? नहीं होगी भाई। आपके कीटोन की तो जो ट्रिपलेट स्टेट थी वही खत्म हो गई और आपके एल्कीन की ट्रिपलेट स्टेट अचीव हो गई। तो इस केस में अब एल्कीन की जो रिएक्शन होगी वो होगी, और ये रिएक्शन वो होगी जो एल्कीन की फोटोकेमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। जैसे इसका डाइमराइजेशन भी हो सकता है, इसका आइसोमराइजेशन भी हो सकता है, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, वो सारा हो सकता है। तो अब जो आगे गेम होगा वो एल्कीन का होगा। इसका मतलब इस केस में, जिस केस में आपका एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि ट्रिपलेट एनर्जी कीटोन की और आपकी एल्कीन की कंपेरेबल है, तो उस केस में जो कीटोन है वो ट्रिपलेट डोनर का काम करके अपनी ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर कर देगा कि एल्कीन को, और वहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा और फिर एल्कीन अपना प्रोडक्ट बनाएगा। बात आपको समझ में आ गई? बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेज इसमें निकल करके सामने आए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। कुछ पॉसिबल हैं जो स्पेशल केसेज हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अब इसमें देखो, जो आपका कीटोन है वो किस एल्कीन के साथ में डोनर का काम करेगा, ट्रिपलेट डोनर का काम करेगा नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक वो जो एल्कीन और कीटोन है उन दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्पेशल केसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कीटोन सबके साथ फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, नहीं, है ना। हो सकता है किसी कीटोन के साथ तो कोई एल्कीन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हो और किसी के साथ कोई कर रहा हो, ये हो सकता है। तो इसीलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बहुत ही खास एग्जाम्पल है वो। जैसे आपने आपका ये लिया एग्जाम्पल है, ये कुछ Me और ये आपका Me और PH, यानी कि ये दी, या आप इसको एसीटोन भी लिख सकते हो, दोनों तरफ Me हो गया तो एसीटोन, और एक तरफ आपने PH ले लिया तो आपका एसीटोफिनोन हो गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। ओके, तो अब ये जो है ये आपका जो है वो जो आपका डाईइन्स है, 1,4 डाईइन है, ये 1,4 ब्यूटाडाईइन है। ठीक है, ये क्या है आपका ब्यूटाडाईइन। ब्यूटाडाईइन के साथ में ये आपका एसीटोन ले लो या फिर एसीटोफिनोन ले लो, एसीटोफिनोन ले लो। ये इसके साथ में पैटर्नो-बुची रिएक्शन देता है, पीबी रिएक्शन, और इसके बाकायदा प्रोडक्ट बनते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, इसके बाकायदा प्रोडक्ट बनते हैं। 2 प्रोडक्ट जो इसके पॉसिबल हैं वो इसके बनते हैं और पीबी रिएक्शन होती है, यानी कि यहां पर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सुन लीजिए, यहां पर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो कब होगा एनर्जी ट्रांसफर? ये जो आपका एसीटोफिनोन है, यदि यही आपका नोरबोर्निन के साथ में रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है? नोरबोर्निन, तब ये आपका एनर्जी ट्रांसफर देता है। जैसे आपने लिखा, मैं इसको दूसरे पेज में ले जाऊं क्या? अननेसेसरी यहां होच-पोच करने से क्या मतलब है? ये लो, मैंने लिखा आपका यही आपका एसीटोन, ये एसीटोफिनोन, इसकी रिएक्शन मैंने कराई नोरबोर्निन के साथ में। आप कहोगे नोरबोर्निन क्या है? भाई नोरबोर्निन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इस तरह से ड्रॉ करते हैं इसको, और यहां डबल बॉन्ड, ये है आपका नोरबोर्निन, नोरबोर्निन। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके साथ में ये जो कीटोन है, ये ट्रिपलेट डोनर का काम करता है, यानी कि फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है, फोटो
सेंसिटाइजर, क्योंकि जो ट्रिपलेट डोनर होते हैं ना, जो दूसरे को अपनी एनर्जी दे देते हैं, ट्रिपलेट एनर्जी देते हैं, उनको फोटोसेंसिटाइजर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अब आपका एनर्जी ट्रांसफर का केस होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी और नोरबोर्निन अपनी ट्रिपलेट स्टेट में चला जाएगा और वो आपका प्रोडक्ट देगा और वो डाइमेराइजेशन का प्रोडक्ट होगा। नोरबोर्निन का क्या होगा, डाइमेराइजेशन होगा। और वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो भी देख लो जरा। 2 नोरबोर्निन बनानी पड़ेगी आपको, ये लो, ये लो। अब ये 2 नोरबोर्निन है ना, यहां से इनका डाइमराइजेशन हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर पैटर्नो-बुची रिएक्शन नहीं हुई है, यहां हुआ है डाइमराइजेशन ऑफ नोरबोर्निन। ये लो, नोरबोर्निन। बात आपको समझ में आ गई। तो यहां ये केस है मतलब एनर्जी ट्रांसफर का, इसमें आपका वो नहीं हो रहा, क्या बोलते हैं, पैटर्नो-बुची रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह से सेम केस में आपको, अच्छा हाँ, इसी तरह से यहां एक केस और लिखता हूं, ओके, नहीं, हाँ चलो यहीं लिख देता हूं, मैं एक केस और लिखता हूं, ठीक है। ये एसिटोफिनोन के केस हो गए। अब बेंजोफिनोन के केस भी मैं आपके सामने 2 लिखता हूं, बेंजोफिनोन के केसेस भी हैं। बेंजोफिनोन हम बना लेते हैं, ये लो, पीएच और ये पीएच, बेंजोफिनोन हमने बना लिए, ठीक है। बेंजोफिनोन की रिएक्शन यदि हम इससे कराते हैं, किससे, आपके 1,4-ब्यूटाडाइईन से, तो आपका वहां पर क्या हुआ था, पीबी रिएक्शन हुआ था ना। यहां पीबी रिएक्शन नहीं होता है, यहां होता है आपका एनर्जी ट्रांसफर। ये लो, एनर्जी ट्रांसफर से क्या हुआ, ट्रिपलेट स्टेट आपका इसका बन जाएगा, किसका, 1,4-ब्यूटाडाइईन का ट्रिपलेट स्टेट बन जाएगा और वो फिर कई तरह के प्रोडक्ट देगा, डाइमराइजेशन होगा उसका, जो भी होगा उसका हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगा और इसमें आपका जो है वो कई तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे एक प्रोडक्ट आपका ये है, मतलब यहां पे पीबी रिएक्शन नहीं होगी, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। एक प्रोडक्ट जो है वो आपका ये है और एक प्रोडक्ट आपका ये है, ये लो। तो यहां ये सब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये 1,4-ब्यूटाडाइईन की ट्रिपलेट स्टेट की वजह से बन रहे हैं। यानी कि यहां पर जो आपका 1,4-ब्यूटाडाइईन है वो ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर होकर के मैं यहां लिखता हूं, देखो, ये लो, ये लो, ये अपनी ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। ट्रिपलेट स्टेट में आकर के एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद में ट्रिपलेट स्टेट में आ गया और ये सारे प्रोडक्ट इसी के हैं, ठीक है। तो आपने देखा जहां एसीटोन 1,4-ब्यूटाडाइईन के साथ पीबी रिएक्शन दे रहा था लेकिन बेंजोफिनोन नहीं दे रहा, तो ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन क्या होगा। इसी तरह से जो आपका बेंजोफिनोन है उसको यदि नोरबोर्निन के साथ में लेते हैं, बेंजोफिनोन को यदि हम लोग नोरबोर्निन के साथ में लेते हैं, ये लो, ये आपका नोरबोर्निन मैंने बना दिया। इसके साथ में यदि लेते हैं तो ये आपकी पीबी रिएक्शन होगी, ये लो, जो ऊपर उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था ना, डाइमराइजेशन हो रहा था, यहाँ पीबी रिएक्शन होगी, यानी कि पैटर्नो-बुची रिएक्शन होगी। यानी कि यहाँ पर सेम उसी तरह से आपका जो है वो ऑक्सीटेन बनेगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं ये नोरबोर्निन का बना देता हूँ स्ट्रक्चर, ये लो, ठीक है। अब आपका ये जो ऑक्सीटेन यहीं से बनेगा, ये लो, ये 4 मेंबर रिंग, ठीक है। और यहां पे आपका पीएच, बात खत्म, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है वो आपके नीचे रहेंगे, मतलब प्लेन के नीचे रहेंगे, ये आपका ऊपर रहेगा। इसको बोलते हैं एक्सो प्रोडक्ट बोलते हैं। आप देखना साइक्लो एडिशन में भी हमने डील सेल्डर रिएक्शन में एक्सो और एंडो प्रोडक्ट किए हैं, तो ये एक्सो प्रोडक्ट है एक तरह से। एक्सो का मतलब ये जो नोरबोर्निन की जो ये जो ऑक्सीटेन की जो रिंग है ना, ये ऊपर की तरफ है, प्लेन के ऊपर है और हाइड्रोजन दोनों नीचे हैं, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से कई सारे स्पेशल केसेस है। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया ये वाला जो एग्जांपल हमने लिया है एंड ये वाला जो केस हमने लिया है कि कब एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसके कुछ स्पेशल केसेस लिए हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें 2 रूल मिल गए। क्या रूल मिल गए कि भाई ऑक्सीटेन कब बनेगा या नहीं बनेगा वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट रूल है आपके सामने जो ये बताते हैं कि सक्सेसफुली ऑक्सीटेन कब बनेगा। तो वो तब बनेगा जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो
उसकी जो ट्रिपलेट स्टेट है वो लो लाइंग ट्रिपलेट स्टेट होनी चाहिए। लो लाइंग ट्रिपलेट स्टेट होगी तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है वो बहुत आराम से हो जाएगा और सिंगलेट जो है वो ट्रिपलेट में आराम से कन्वर्ट हो जाएगी। तो कार्बोनिल कंपाउंड की ट्रिपलेट स्टेट लो लाइंग होनी चाहिए, यानी कि वो एनर्जी लेवल में नीचे होनी चाहिए। लो लाइंग का मतलब जो नीचे रहती है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि लो लाइंग एरिया में रहता है, मतलब पहाड़ी के नीचे वाला एरिया में रहता है ना, ऊपर वाले एरिया में नहीं रहता। तो लो लाइंग वहां उसको यूज लेते हैं, नीचे वाले एरिया को। ओके, अब ये हो गया। अब ये आ गया, ये क्या है, सेकंड रूल क्या है, द एनर्जी ऑफ कार्बोनिल एक्साइटेड स्टेट मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ एल्कीन। वो बोला है एल्कीन से जो आपकी जो कार्बोनिल जो आप कीटोन ले रहे हो, कीटोन की जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी एल्कीन वाली ट्रिपलेट से कम होनी चाहिए ताकि एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो। यदि वो कंपेरेबल हुई तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा और आपका ऑक्सीटेन नहीं बनेगा। तो ऑक्सीटेन बनने के लिए आप समझो दो इंपॉर्टेंट रूल हमारे सामने आ गए हैं, और दो इंपॉर्टेंट रूल ये कहते हैं कि कीटोन की एक्साइटेड स्टेट जो है ट्रिपलेट स्टेट वो लो लाइंग होनी चाहिए ताकि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है वो एफिशिएंट हो, और दूसरा उसकी जो एनर्जी है ट्रिपलेट स्टेट की वो एल्कीन की ट्रिपलेट स्टेट से कम होनी चाहिए ताकि एनर्जी ट्रांसफर ना हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल हमें मिल गए इस पॉइंट की वजह से। जो आपका एल्कीन में देखा ना आपने, कोई एल्कीन ले रहे हैं किसी के साथ तो किसी में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, किसी में पीबी रिएक्शन हो रही है, तो इसकी वजह से इन्होंने कहा रूल बना दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके, अब ये बात हो गई। अब हम लास्ट वाला जो पॉइंट है वो कर लेते हैं। वो हमारा क्या है, इंट्रामोलिकुलर आपका क्या बोलते हैं, और कुछ बचा है क्या, और कुछ तो ज्यादा नहीं बचा है, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल है वो मैं इसमें डाल दूंगा। वैसे मैं अब आपका लास्ट वो ले रहा हूं, केस नंबर 5 है क्या, ये 5 ही है शायद, ये 5 नंबर मैं आपका ले रहा हूं। 5 नंबर है आपका इंट्रामोलिकुलर पीबी रिएक्शन। ये लो, इंट्रामोलिकुलर पीबी रिएक्शन का मतलब ये हुआ जैसे एक ही मॉलिक्यूल में यदि आपका कीटोन और डबल बॉन्ड है तो वहां भी इंट्रामोलिकुलर पीबी रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे आपका ये वाला एग्जांपल, ये लो, ये लो, इसमें कीटोन और दोनों एक ही में पॉसिबल हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली बॉन्डिंग हो जाएगी। कहां से बॉन्डिंग हो जाएगी, देखो इसकी तो इससे हो जाएगी और इसकी इससे हो जाएगी और आपका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये आपने कराया HNU, यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। और ये आपका ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे R था, ऐसे ही था ना। अब एक बॉन्डिंग इसकी इधर हो गई और एक बॉन्डिंग इसकी इधर हो गई, बात खत्म। ये आपका इंट्रामोलिकुलर पैटर्नो-बुची रिएक्शन है और 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन गई। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल और है ना, ये आपका इंट्रामोलिकुलर का। और भी कोई एग्जांपल होगा तो मैं उसको अटैच करके आपके सामने भेज दूंगा। ठीक है, ये आपका नॉरबोर्निन का एग्जांपल है, ये लो, ये आपका नॉरबोर्निन का डबल बॉन्ड और यहाँ आपका कीटोन। तो अब ये डबल बॉन्ड और कीटोन एक ही मॉलिक्यूल में आ गए तो इंट्रामोलिकुलर पीबी रिएक्शन हो सकती है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा जरा देख लो। सबसे पहले आपको नॉरबोर्निन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बनाना पड़ेगा, ये लो, ये लो और ये लो। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड इधर, मतलब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ना, अब ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया क्योंकि 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाओगे ना, तो ये इतना तो है ही है। अब बॉन्डिंग देखो किधर से किधर होगी, जाहिर सी बात है इसकी आपके यहाँ से होगी, इसकी यहाँ से होगी, ऐसे ही तो होगी बॉन्डिंग, ऐसे ही तो होगी भाई। ठीक है, तो आप बॉन्ड बना दो। बॉन्ड कैसे बनाओगे, आपका इसकी बॉन्डिंग करा दो आप यहां से, ठीक है, और इसकी सही नहीं बना भाई, सीधा नहीं बना बॉन्ड। हाँ, इसकी बॉन्डिंग इससे और इसकी बॉन्डिंग इससे, ये लो। ठीक है, ये आपका नॉरबोर्निन का जो मतलब इसका कीटोन था, इंट्रामोलिकुलर आपका जो पीबी रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट बन गए। इनके अलावा भी कोई एग्जांपल होंगे तो मैं इसी में डाल दूंगा, है ना। तो पीबी रिएक्शन को समझाने के लिए मैंने मेरी पूरी कोशिश की है, जितने भी स्पेशल केसेस थे जो भी थे वो सारे मैंने बताने की कोशिश की है। इतना यदि आपने समझ लिया, है ना, ये स्टेबल रेडिकल वाला आपने समझ लिया, बॉन्ड रोटेशन वाला यदि आपने समझ लिया, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे सारे केसेस। तो जितने भी स्पेशल केसेस थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के, इलेक्ट्रॉन रिच के, है ना, वो मैंने सारे समझाने की कोशिश करी है। एक्सिप्लेक्स के थ्रू भी बताने की कोशिश करी है। अनस्टेबल अल्फा ब्यूटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपका बन जाता है कि किसके केस में, एल्काइन के केस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कीटोन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन कब नहीं बनेगा, कब एनर्जी ट्रांसफर होगा, उससे भी कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है ना। और ये आपके इंट्रामोलिकुलर हो गए, तो इसमें इतना काफी है ऑक्सीजन फॉर्मेशन में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और एग्जाम्पल मैं डाल दूंगा इसमें।